नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग कुमार संभवम के विभिन्न सर्गों की कथा को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। उन्हीं में से 8वें सर्ग को जानते हुए हमने शिव और पार्वती के मध्य के जो विवाह के अनंतर का जो संबंध है उसके विषय में हमने जाना। हमने इससे निकलने वाली जो कुछ समीक्षाएं थी, जो कालिदास के कुछ विरोध में कही जाने वाली बातें थी, हमने उसके विषय में भी जाना। इसके संदर्भ में हम यह भी जान लें कि जो मल्लिनाथ जिन्होंने कालिदास के काव्यों के ऊपर में टीका की है, उस मल्लिनाथ ने 8वें सर्ग के बाद टीका नहीं की। तो ये एक लोगों ने इसको भी आधार बना लिया कि इसके बाद टीका नहीं करना, अर्थात कि इसके बाद महाकवि कालिदास ने नहीं रचना की होगी, इसलिए मल्लिनाथ ने टीका नहीं की। लेकिन यहीं पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर आचार्य शंकर ने 10 या 11 उपनिषदों के ऊपर में कमेंट्री लिखी, भाष्य लिखा, अल्पायु में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि उन्होंने आगे की चूंकि उपनिषदों के ऊपर में भाष्य नहीं किया तो अन्य उपनिषदों की सत्ता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर वो जीवित रहते, अगर वे दीर्घायु होते, तो शायद अन्य भी जो 20-25 उपनिषद जो समकालीन थे उनके ऊपर में भाष्य वो करते। उन्होंने अपनी सुविधा की दृष्टि से जो उनकी दृष्टि में महत्वपूर्ण उपनिषद थी उनके ऊपर में उन्होंने कमेंट्री लिखी अल्पायु तक। उसी प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मल्लिनाथ की उससे पूर्व ही मृत्यु हो चुकी होगी, 8वें सर्ग तक टीका करने के बाद उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। कदाचित इसलिए उन्होंने नहीं आगे का सर्ग जो है, आगे के सर्गों के ऊपर में भाष्य लिखा। तो हमें उन तर्कों के मध्य में न पड़ के, हाँ, हम इसे एक क्षण के लिए भले ही च्युत संस्कृति दोष कहें, शिव पार्वती उनके लिए वहां पर हो सकता है कुछ क्षण के लिए केवल नायक नायिका हो, समाज में एक विपरीत भाव जरूर उभरता है, पाठकों के मन में एक अलग सी भावना जगती है। लेकिन यह कहना कि इसके बाद के सर्ग कालिदास ने नहीं लिखे होंगे, यह तर्क संगत नहीं है। कालिदास ने इसके बाद अवश्य ही अन्य 9 सर्गों की रचना की, और उन 9 सर्गों की रचना कालिदास के अतिरिक्त किसी और ने नहीं की होगी। उसके लिए जो तर्क है, एक वह भी तर्क है जिसमें वो भाषा का लेते हैं कि जो भाषा कालिदास की इसमें है वो भाषा उनके 8वें सर्ग के बाद के सर्गों में वैसी भाषा नहीं है। तो प्रश्न फिर यह भी उत्पन्न होता है कि मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और शिव जो ऋतु संहार है, उन तीनों की भी भाषा उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी की रघुवंशम के या कुमार संभवम के 8वें सर्ग तक या अभिज्ञान शाकुंतलम की भाषा है या मेघदूतम की भाषा है। ऐसा नहीं होता। कभी किसी भी चीज के प्रति अगर होते भी हैं तो कहीं पर वो ज्यादा मनोयोग देते हैं, कहीं पे हो सकता है कि मनोयोग में न्यूनता रह गई हो, तो वह भाषा न्यून हो सकती है। लेकिन इसे यह कहना कि कालिदास की यह भाषा नहीं है और इसलिए कालिदास का के द्वारा लिखा गया यह सर्ग नहीं है, यह उचित नहीं है। हम 9वें सर्ग की कहानी को जानते हैं। इसी क्रम में वो अब क्या होता है, 8वें सर्ग में कि विवाह यात्रा के अंतर्गत वे कैलाश पर्वत पर जाते, कैलाश गमन करते हैं। मित्रों, ये वही कैलाश गमन है, वही कैलाश पर्वत है जो भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में अत्यंत भक्ति का विषय है। आज भी लोग मानसरोवर की यात्रा अगर करते हैं तो उनमें एक प्रमुख उद्देश्य उस कैलाश पर्वत को जानना होता है, जिसमें आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव की शक्ति आज भी विद्यमान है। इस कैलाश पर्वत के विषय में कई धार्मिक गाथाएं हैं, कई रहस्य हैं जिनको सुलझाना या सुलझा पाना संभव नहीं हो सका है विद्वानों के द्वारा। तो वो यही कैलाश पर्वत है जिस कैलाश पर्वत पर विवाह के अनंतर भगवान शिव और पार्वती की यात्रा है। इस क्रम में एक चीज और ध्यान में हमें देना है, महाकवि बार बार अपने नायक को कैलाश पर्वत की ओर ले जाते हैं। अब जरा सोचिए कि मेघदूतम की जो नायिका है, जो यक्षिणी है,
वो भी कैलाश पर्वत मानसरोवर के पास अलका नगरी में रहती हैं। इसी प्रकार इस कुमार संभवम में भी वो भगवान शिव और पार्वती को कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं। तो जो महाकवि कालिदास का जो शिवत्व है, जो शिव के प्रति समर्पण है, शिव की जो भक्ति है, उस भक्ति में वो मानसरोवर भी है, वो कैलाश पर्वत भी है, वो गंगा नदी भी है, और उस हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी है, मंदाकिनी से है, अलकनंदा से है। तो कहीं ना कहीं महाकवि कालिदास उस पर्वतीय प्रदेश के ही रहे होंगे, जो मैं पुनः पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहा हूं। अस्तु, नवम सर्ग में भी शिव और पार्वती का वही प्रणयजन्य समागम है। दशम सर्ग में कार्तिकेय का गर्भ में आना, अर्थात कार्तिकेय के जन्म की पूर्व सूचना होना। एकादश सर्ग जो 11वां सर्ग है, उसमें कार्तिकेय का जन्म होता है और उनकी बाल्यावस्था का वर्णन होता है 11वें सर्ग में। 12वें सर्ग में धीरे धीरे, जैसे कह सकते हैं 11 और 12 के बीच में, पालन पोषण परिवर्धन के बाद एक युवपन की स्थिति होती है और कुमार कार्तिकेय को सेनापति बनाया जाता है, देवताओं का सेनापति बनाया जाता है। वह उद्देश्य हम लोग भली भांति जानते हैं कि यह उद्देश्य जो है तारकासुर के लिए है। एक चीज और जानना है कि तीसरे सर्ग में जो जिस कह सकते तीसरे नहीं, जो जिस दूसरे सर्ग में तारकासुर का हम परिचय पाते हैं, जिस दूसरे सर्ग में हम तारकासुर के उपद्रव की बात पाते हैं, उस दूसरे सर्ग से लेकर के 11वें 12वें सर्ग तक तारकासुर का कोई उल्लेख नहीं है। तो जो मैंने शुरू में कहा कि यह प्रतिनायक की पूर्व सूचना दे दी गई इस कुमार संभवम के प्रयोजन की स्थापना के लिए, अन्यथा हम 12वें सर्ग के बाद भी तारकासुर को जो है उसका प्रवेश दिखा सकते हैं, उनका परिचय दे सकते थे। 11वें सर्ग के बाद हम 12वें सर्ग में हम, या 10वें सर्ग के बाद 11वें सर्ग में हम तारकासुर को दे सकते थे, रख सकते थे, ला सकते थे। लेकिन उससे जो कार्तिकेय का जन्म, शिव पार्वती के विवाह का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता, इसीलिए दूसरे सर्ग में महाकवि कालिदास ने तारकासुर का संकेत कर दिया। और उसी तारकासुर के वध के लिए ठीक 10 सर्ग के बाद 12वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया जाता है। अब इसके बीच में देखिए क्या होता है, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति से पूर्व हम पूर्वाभ्यास करते हैं। आजकल उसके लिए शब्द होता है वर्कशॉप। हम यद्यपि उसके लिए कह देते हैं कि यह कार्यशाला, संस्कृत जो उस इंग्लिश टर्म का हम अनुवाद कर लेते हैं वर्कशॉप का, कार्यशाला नहीं, यह लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व का जो है यह अभ्यास है, पूर्वाभ्यास है। तो जो त्रयोदश सर्ग है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्कशॉप, दैट इज पूर्वाभ्यास, क्योंकि कुमार कार्तिकेय जो है वो सैन्य संचालन करते हैं। अब सैन्य संचालन का क्या मतलब है कि जितने भी प्रकार की सेनाएं हैं, और उस समय तक कॉन्सेप्ट ऑफ चतुरंगिणी सेना आ गई है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो पैदल सेना हो, ऑल्दो उस समय तक महत्वपूर्ण जो है वो पैदल सेनाएं हैं। तो वो जो चीजें हैं उसी में अगर आप देखें तो आप पाए तो उसमें रथ है, घोड़ा है, हाथी है और पैदल है। तो इस रूप में यह जो चतुरंगिणी सेना है, उन सैन्यों का संचालन करना, अर्थात डेप्यूटेशन ऑफ लीडर, कौन किस जगह पे खड़ा होकर के लड़ाई करेगा, कौन किस जगह से युद्ध करेगा, युद्ध करते समय कौन किस प्रकार का पैंतरा अपनाएगा, ट्रिक अपनाएगा, क्योंकि हमें क्या होता है, इसी में ही शत्रु पक्ष की जो शक्ति है हम उसका भी आकलन करते हैं कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो उसके साथ प्रतिकार के लिए क्या हो सकता है। अभी हम सब लोगों ने देखा है जो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें भी हमने अपने यहां से जो आक्रमण तो नहीं, जो उनके जो सैन्य ठिकाने या आतंकवादी ठिकानों के ऊपर जो हमने आक्रमण किया, तो उससे पहले पूरा ये सैन्य संचालन किया होगा कि यदि हम ऐसा करेंगे तो रिटेलिएशन में, वहां से प्रतिकार में उनके यहां से यह उत्तर मिल सकता है। तो उनकी पूरी स्टडी हुई होगी, तब जाकर के वह रात में जाकर के उनके उस उपद्रवी संस्थाओं के ऊपर में
आतंकवादी संस्थाओं के ऊपर में आक्रमण हुआ। तो ये जो चीजें हैं अगर आधुनिकता की दृष्टि से देखें, इसके रिलेवेंसी जो ये रिलेवेंट किस रूप में है, तो कुमार के द्वारा सैन्य संचालन किया जाना, उन सैन्यों के प्रति समाह्वान के स्वर को फूंकना, सेनापति होने का अपना वो एक कह सकते हैं कि माइट को प्रेजेंट करना, ये वस्तुतः है यहां पर त्रयोदश सर्ग। जो 14वां सर्ग है, अब यहां प्रयाण शब्द का अर्थ होता है आक्रमण। जो देवसेना है, अब देवसेना का मतलब यहां पर देवताओं की सेना, अर्थात कुमार कार्तिकेय के नेतृत्व में जो देवताओं की सेना है, उन सेनाओं को लेकर के कुमार कार्तिकेय उस तारकासुर के ऊपर में आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है, वो प्रयाण करता है। 15वां सर्ग, पंचदश सर्ग, देवासुर संग्राम, नाम से ही स्पष्ट है, देव और असुर के मध्य का संग्राम, भयंकर घनघोर युद्ध होना, आमने सामने एक दूसरे की लड़ाई होना। 16वें सर्ग में उसी युद्ध का वर्णन है। और हम आप जो आधुनिक युग में आने वाले जो कुछ धारावाहिक होते हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो या कोई अन्य हो, तो उनमें हम देखते हैं कि किस प्रकार युद्ध होता है, किसने क्या तीर छोड़ा, किसका कौन सा शस्त्र है, किसका कौन सा अस्त्र है, सुदर्शन चक्र तो गांडीव धनुर तो पांचजन्य, तो आप कह ले सुदर्शन चक्र की बात हो ही गई, ब्रह्मास्त्र हो गई। तो ऐसे सारे के सारे जो है अस्त्र शस्त्र का वर्णन होता है, दोनों पक्ष से जो फेंके जाते हैं, दोनों पक्ष में किसने कौन सा बाण छोड़ा, किसके बाण से किसकी मृत्यु हुई, कौन क्या हो रहा है, युद्ध की जो विभीषिका है उसका वर्णन हम 16वें सर्ग में प्राप्त करते हैं। अंतिम सर्ग, सप्तदश सर्ग, 17वां सर्ग, इसमें तारकासुर का वध होता है। मित्रों, जिस प्रकार रामायण के लंका कांड में रावण का वध होता है, उसी प्रकार कुमार संभवम के 17वें सर्ग में तारकासुर वध का वर्णन है। तारकासुर का वध किस प्रकार होता है, लक्ष्य की प्राप्ति यही है, तारकासुर का वध होता है और काव्य जो है समाप्त होता है। तो ये है कुमार संभवम की कथानक। कथा से भी दृष्टि, कहानी तो छोटी होती है, कहानी में केवल कहानी के मार्ग का अनुसरण किया जाता है, लेकिन कालिदास को समझने के लिए उनके पद्यों को, उनकी भाषा को, उनके उस टेक्निकलिटी को समझना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें जरूर एक बार यदि समय मिले तो कुमार संभवम के साहित्य का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मित्रों, इसके बाद हम पाते हैं कि जो कुमार संभवम की कहानी के बाद, कुमार संभवम के इसकी विशेषता के बाद, मैंने बार बार आप लोगों के सामने कहा है कि संस्कृत ऐतिहासिक परंपरा में एक वर्णन प्राप्त होता है, एक उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त होता है, जिसे कि हम वृहत्त्रयी कहते हैं। और उसी वृहत्त्रयी के क्रम में लघुत्रयी भी हम पाते हैं, जिस लघुत्रयी में से एक कुमार संभवम था। इससे पूर्व हमने मेघदूतम को पढ़ा, अनंतर हम रघुवंशम को भी हमने जाना। अब हम मालविकाग्निमित्रम को जानते हैं, जो कि इनके नाटक हैं। यूं तो महाकवि कालिदास के 3 नाटक माने जाते हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अब इन तीनों नाटकों का पौर्वापर्य क्या है, इसे बता पाना, इसे समझा पाना कठिन है कि पहले मालविकाग्निमित्रम है या पहले विक्रमोर्वशीयम है। हाँ, निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि इन दोनों के बाद अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हुई होगी। क्यों, कैसे, वह जब हम विक्रमोर्वशीयम का उल्लेख करेंगे तब हम उसे जानेंगे। यहां पर हमें जानना है मालविकाग्निमित्रम। मित्रों, एक कथन हमें प्राप्त होता है और वो कथन यह है, प्रश्न पूछे जाते हैं बहुधा, चाहे वो क्विज में पूछे जाएं या किसी भी जो कह सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, उनमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक काव्य कौन सा है। बड़ा दुष्कर प्रश्न है, ये कठिन प्रश्न है। ऐतिहासिक काव्य, अपने अपने ढंग से लोग इसका आंसर देते हैं। कोई कल्हण की राजतरंगिणी को कह बैठता है, कोई पद्मगुप्त परिमल विरचित जो नवसाहसांक चरितम है उसे ऐतिहासिक काव्य कह देता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है,
काव्य का मतलब काव्य है जिसके अंदर में गद्य भी है और पद्य भी है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो श्रव्य है और जो गेय है, ये दोनों प्रकार के काव्य आते हैं। दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के काव्य आते हैं। तो इस दृष्टि से जब हम केवल काव्य शब्द कहें तब तो मेरी दृष्टि में प्रश्न का उत्तर कोई और भिन्न होना चाहिए। अगर हम गद्य काव्य कहें तो उत्तर भिन्न होगा, अगर महाकाव्य कहेंगे तो उत्तर भिन्न होगा, और अगर नाट्य काव्य कहें तो उत्तर भिन्न होगा। यदि भगवान बुद्ध ऐतिहासिक चरित्र हैं तो प्रथम जो ऐतिहासिक महाकाव्य है वो हमें बुद्ध चरितम और सौंदर्यनंदम को मानना चाहिए। और यदि केवल और केवल ऐतिहासिक दृष्टि से लिखा जाने वाले काव्य की बात करें तब महाकाव्य जो है हम पद्मगुप्त परिमल विरचित नवसाहसांक चरितम को मानते हैं। नाट्य काव्य की दृष्टि से बात करें तो उसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, लेकिन गद्य काव्य की दृष्टि से बात यदि करें तो वह हर्ष चरितम नाटक है जो कि प्रथम ऐतिहासिक काव्य बनता है। लेकिन ऐतिहासिक पुरुषों को आधार बनाकर के लिखे जाने वाले नाटकों की जब चर्चा होती है तो उसमें मालविकाग्निमित्रम प्रथम नाटक है, हम जिसे ऐतिहासिक नाटक कह लें या ऐतिहासिक काव्य कह लें। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मालविका और अग्निमित्र। मित्रों, अग्निमित्र विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक चरित्र हैं, इसको जानने न जानने में कतई संदेह नहीं है। कई बार उल्लेख हुआ है, शुंग वंश के जो द्वितीय शासक थे, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निपुत्र की जो प्रेम गाथा है वह उस समय की मालव देश की राजकुमारी मालविका जो अत्यंत सुंदरी थी, उस सुंदरी के प्रति जो एक प्रणय का भाव है वो हम पाते हैं कि इस प्रेम नाटक में प्राप्त होता है। महाकवि कालिदास के काव्यों में, नाटकों में बहुधा हम पाते क्या है कि उनके जो नायक होते हैं वो पूर्व विवाहित होते हैं। मालविका अग्निमित्रम के अग्निमित्र की भी दो पत्नियां थी, इरावदी और धारिणी। इसी प्रकार अगर आप पाए तो विक्रमोर्वशीयम के पुरुरवा की भी ऑलरेडी एक पत्नी थी, औशीनरी। और अभिज्ञान शाकुंतलम है तो अभिज्ञान शाकुंतलम में तो कई बार हमने चर्चा की है कि नाम तो यद्यपि दो पत्नियों का प्राप्त होता है, वसुमती और हंसपदिका, लेकिन व्यवहार में अन्य कई पत्नियां थी। हालांकि महाकवि कालिदास ने अन्य जब जो विवाहित नायक का अतिरिक्त प्रणय वाले जो नाटकों की रचना की उसमें उन्होंने उनकी सफाई में अभिज्ञान शाकुंतलम में यह बताने का प्रयास किया है कि बहुवल्लभा राजानः, तीसरे अंक में, कि राजा की ढेर सारी पत्नियां होती हैं। ये कह के यद्यपि विवाहित पुरुष के अन्य विवाहेतर संबंध की रक्षा के लिए कालिदास ने ऐसा कहा है, लेकिन हम ऐसा ही नहीं, हम अन्यत्र भी देखते हैं, अन्य भी ऐसे चरित्र व्यवहार रूप में चरित्र देखते हैं जहां पर कि राजाओं की ढेर सारी पत्नियां होती रही हैं। अग्निमित्र विवाहित है। एक किसी प्रसंग में, एक म्यूजिकल कंसर्ट कह लीजिए, जहां पर कि नृत्य प्रतिस्पर्धा हो रही है, उसमें हरदास और गणदास नामक दो उस समय के बहुत बड़े जो कह सकते हैं नृत्य कला को जानने वाले, संगीत कला को जानने वाले विशेषज्ञ थे। और उन दोनों विशेषज्ञों के जो शिष्य और शिष्याओं के बीच में यह एक कंपटीशन होता है, और जब उसमें मालविका को नृत्य करते हुए देखता है अग्निमित्र, वहीं पर अग्निमित्र के मन में मालविका के प्रति प्रेम का अंकुरण होता है। अब मालविका की प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रपंच होंगे, क्या क्या उसमें कह सकते हैं जोड़ तोड़ होंगे, उसकी कहानी है। हम पहली बार स्त्री रूप में जिसे खलनायिका कह सकते हैं, हम उसका प्रयोग मालविका अग्निमित्रम में पाते हैं। कारण कि औशिनरी का जो चित्रण है वो खलनायिका के रूप में नहीं है। इसी प्रकार से जो चित्रण हम वसुमती और हंसपदिका में देखते हैं वे खल नायिका यानी विरोधी चरित्र के नहीं हैं, लेकिन जो अग्निमित्र की जो दो पत्नियां हैं, इरावदी और धारिणी, उनमें से एक के मन में एक का जो व्यवहार है वो खल व्यवहार है, वो मालविका को जेल तक में बंद करवा देती हैं। तो इस प्रकार से मैं जब यदा कदा प्रश्न पूछता हूं बच्चों से क्विज में, तो यह भी हम पूछ लेते हैं कि संस्कृत साहित्य में वर्णित प्रथम खलनायिका, तो उसका उत्तर है इसी मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र की पत्नी।
अब जो ये मालविका है, ये मालव देश की राजकुमारी है और वेश बदल करके यहाँ है। 7 अंकों का नाटक है, ये बड़ा ही सुंदर है। इसमें विदूषक है, जो विदूषक सदैव अग्निमित्र को उनकी सहायता में देता है, उनकी सहायता में भेजता है और उनके लिए वह कार्य करता है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि मालविकाग्निमित्रम, और मालविकाग्निमित्रम इनिशियल डेज का प्ले है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है। यद्यपि राजनीति का पुट इसमें उतना नहीं है, लेकिन हमें संकेत मिलता है कि जो वसुमित्र है, जो कि अग्निमित्र का पुत्र है, वह युद्ध जीत करके आता है। तो ऐसे कुछ उल्लेख है। चूंकि कैरेक्टर, स्पेशली जो 2 कैरेक्टर है अग्निमित्र और वसुमित्र, वह भारतीय इतिहास में वर्णित राजा है और उन राजाओं के द्वारा जो राजनीतिक कोई घटना है, उनमें से एक आध घटनाओं का उल्लेख महाकवि कालिदास ने किया है मालविकाग्निमित्रम में। और यही कारण है कि जो ऐतिहासिक समीक्षक हैं वो यदा कदा कालिदास को, महाकवि कालिदास को अग्निमित्र का समकालीन मान करके शुंगवंशी शुंग काल मानते हैं कालिदास का समय। लेकिन ये कहना थोड़ा सा दुष्कर प्रतीत होता है कि ऐसा कदाचित नहीं रहा होगा। मैंने अपने पूर्व के कथनों में इसको स्पष्ट जरूर किया है, लेकिन यहाँ जो है हम केवल नाटकीय संदर्भ में देख रहे हैं। यद्यपि मालविकाग्निमित्रम मंच की दृष्टि से अच्छी तरह से इनैक्ट किया जाने वाला प्ले है, लेकिन पुनरपि साहित्यिक दृष्टि से इस मालविकाग्निमित्रम को वो स्थान प्राप्त नहीं है जो स्थान अभिज्ञान शाकुंतलम को प्राप्त है, या काव्य की दृष्टि से जो स्थान रघुवंशम को, मेघदूतम को, कुमार संभवम को प्राप्त है, वह स्थान मालविकाग्निमित्रम को प्राप्त नहीं है। इसके साथ इनका एक और प्रसिद्ध नाटक है, वह है विक्रमोर्वशीयम। कई बार इसके विषय में हमने चर्चा भी की है और चर्चा के क्रम में यह बताने का भी प्रयास किया है कि विक्रमोर्वशीयम नाट्य श्रेणी की कृति नहीं है। जो रूपक है और उपरूपक है, उनके विविध विधाओं में, उपरूपक की विधा में त्रोटक एक विधा है और त्रोटक श्रेणी की यह कृति मानी जाती है। त्रोटक श्रेणी का यह काव्य है जिसका नाम विक्रमोर्वशीयम है। 5 अंक है इसमें। मालविकाग्निमित्रम में हमने कहा 7 अंक है, हमने नायक कहा अग्निमित्र है, हमने नायिका की भी चर्चा की। यद्यपि आधुनिक परंपरा में प्रेम नाटक या प्रेम नाटिका में हम प्रतिनायक प्राप्त करते हैं, खलनायक प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो नायक और नायिका के मध्य मिलन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति हम देखते नहीं हैं, बल्कि प्रेमी नायक के लिए सबसे बड़ा जो खलनायक है वो उसका भय होता है, पत्नी का भय, कि पत्नी के भय से वह दूसरे के प्रति अपने जो आकर्षण है, उसका जो प्रणय है, वह प्रकट नहीं कर पाता है। विक्रमोर्वशीयम की भी यही कहानी है। ओशनरी के डर से जो विक्रम है उसकी हालत खराब रहती है। अस्तु, नाम से ही स्पष्ट है विक्रम और उर्वशी। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि ये विक्रम शब्द का जो प्रयोग है, इसी विक्रम शब्द के प्रयोग को लेकर के महाकवि कालिदास को जो है ना ईसा पूर्व का समय माना जाता है और विक्रमादित्य नामक किसी राजा की परिकल्पना की जाती है और पुनः पुनः विक्रम शब्द से जोड़ा जाता है। व्यक्तिगत मेरी दृष्टि में कालिदास कालीन समाज में या कालिदास से पूर्व विक्रमादित्य नामक कोई राजा नहीं हुआ है ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहास में, और यदि कोई हुआ भी होगा तो बड़े ही वो अनति प्रसिद्ध जिसको कह सकते हैं वो ऐसे वो राजा रहे होंगे। लेकिन इसका जो नायक है वो पुरुरवा है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि पुरुरवा शब्द क्यों नहीं जोड़ा गया, जबकि हम मालविकाग्निमित्रम में डायरेक्ट मालविका और अग्निमित्र देख रहे हैं। इसी तरह से अभिज्ञान शाकुंतलम में डायरेक्ट शकुंतला है, जैसा कि यहाँ पे उर्वशी शब्द अभिव्यक्त हो रहा है, तो विक्रम शब्द रखने की क्या जरूरत है। तो अगर संधि की दृष्टि से देखें तो पुरुरवस प्लस उर्वशीयम अगर रखा जाए तो ये नाम हो जाएगा पुरुरवसुर्वशीयम, जो कि नामोच्चारण में भी बहुत सुंदर नहीं है और नाम अट्रैक्टिव नहीं है जो कि टंग पर बैठ सके। तो इस दृष्टि से भी हो सकता है कि महाकवि कालिदास ने पुरुरवस शब्द प्रयोग ना करके विक्रम शब्द का प्रयोग करके, और विक्रम और वशीयम बड़ा ही सटीक यह नाम बन रहा है काव्य का, नाटक का, इसलिए इन्होंने विक्रम शब्द यहाँ पर रखा है। अन्यथा वो पुरुरवा का भी नाम रख सकते थे, लेकिन पुरुरवा के नाम के साथ वही परेशानी है कि अगर संधि करें तो सही संधि की दृष्टि से वो सौंदर्य उत्पन्न नहीं होता नाम में।
तो ये पुरुरवा और उर्वशी की कहानी है। उर्वशी का अपहरण केशी नामक दैत्य करता है। केशी नामक दैत्य से पुरुरवा इन्हें बचाता है, अपने रथ पे बिठा करके गंतव्य पे पहुंचाता है। और इसी बीच में जो रास्ते में जब वो हाव भाव स्वरूप वह पुरुरवा का देखता है तो उर्वशी का जो प्रणय है, उर्वशी की जो आसक्ति है वह पुरुरवा के ऊपर आ जाती है। और उर्वशी चूंकि इतनी सुंदरी है कि जिनको देख करके पुरुरवा के मन में उर्वशी के प्रति आसक्ति हो जाती है। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं उर्वशी स्वर्गीय अप्सरा है। इस नाटक में जो कालिदास की कथा है, उस कथा से यह ज्ञात होता है कि वो भरत मुनि के शाप से स्वर्गलोक से यह मर्त्यलोक में आई है, अपने उस शाप की अवधि को खत्म करने के लिए, बिताने के लिए। तो वो उर्वशी है। यहां पर इनके साथ इनकी सहयोगी नायिकाओं में आप नाम पाएंगे कि मेनका है, रंभा है, सहजन्या है, चित्रलेखा है, उधर औशिनरी है, औशिनरी की भी एक सहायिका है, और साथ में हम पाते हैं कि इसमें चित्ररथ है और नारद है। उसके बाद च्यवन ऋषि हैं, और इन सब के मध्य में इनका जो पुत्र है विक्रम और उर्वशी का, जो पुरुरवा और उर्वशी का जो पुत्र है आयुष, वह इसके प्रधान चरित्र हैं। 5 अंक जैसा हमने कहा उस रूप में है। प्रथम अंक में ये बातें आती है। लेकिन जो प्रणय है, आप लोग मित्रों सभी जानते हैं कि वही प्रेम परिपक्व होता है जो 3 पहिए पर चलता है। अब ये एक अनूठी बात है। सामान्य रूप से संतुलन के लिए तो 4 पहिए की जरूरत है। ये 3 पहिए की कहां से बात आ गई? मैं 3 पहिया नहीं कह रहा, बल्कि प्रेम तभी परिपक्व होता है, प्रारंभ में मिलन होता है, लेकिन उस मिलन की दृढ़ता के लिए विरह अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर प्रेमी प्रेमिका में विरह की स्थिति नहीं आती तो आने वाले भविष्य में आने वाली समस्याओं को वो समझ नहीं पाते। अपने प्रणय की उस गहराई की अनुभूति ही विरह काल में होती है कि क्या वस्तुतः वह हमारे अनुकूल हैं जो हमारा प्रणय है, और विरह के बाद पुनर्मिलन। इसलिए जितनी भी कहानियां आप देखेंगे किसी ना किसी रूप में इन्हीं 3 के केंद्र बिंदु में आप पाते हैं कि हमारा प्रेम परिपक्व होता है। प्रणय जिसे हम मिलन भी कहेंगे, विरह जिसे हम सेपरेशन कहेंगे, और पुनर्मिलन यानी यूनियन, सेपरेशन एंड रीयूनियन। तो वो चीज देखते हैं। यही स्थिति हम इस विक्रमोर्वशीयम में पाते हैं, जो कदाचित कह सकते हैं कि वह भाव मालविकाग्निमित्रम में उतना परिपक्व नहीं हो पाया है। इसलिए हम वहां पर नहीं देखते कि प्रेम का वह एक आकर्षण जो है पाठकों के मन में, वो मालविकाग्निमित्रम के प्रति अभिव्यक्त नहीं हो पाता। लेकिन विक्रमोर्वशीयम में देखते हैं, और विक्रमोर्वशीयम में हम पाते हैं क्योंकि उर्वशी को शाप है। एक और देखें, महाकवि कालिदास ने अपने चरित्र को कहीं ना कहीं रिप्लेस करने की कोशिश की है। एक और जहां हम भगवान शिव को सर्वत्र देखते हैं, वहां पर हम कार्तिकेय को भी देखते हैं कि जिस कार्तिकेय को उन्होंने कुमार समम में रखा, उसी कार्तिकेय को विक्रमोर्वशीयम को एक प्रधान तत्व के रूप में रखा, जो जिनके कारण उर्वशी को शाप का भागी बनना पड़ता है। उर्वशी लता बन जाती है। मित्रों, विक्रमोर्वशीयम की इस नई कथा को, इस नई सूचना को हम आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से फिर फ्रेश वे में आपके सामने लेकर आएंगे। अभी तक जो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।